क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? तो सीरम और प्लाज्मा अपन कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हमें सीरम प्राप्त करना है तो हमें कौन सी ट्यूब में सैंपल लेना है, और अगर प्लाज्मा लेना है तो कौन सी ट्यूब में सैंपल लेना है। जब कभी भी हमें किसी भी टेस्ट के लिए अगर सीरम लेना है तो हम हमेशा प्लेन वाइल में सैंपल लेंगे, और जब कभी भी हमें प्लाज्मा लेना है तो हम एंटीकोगुलेंट वाइल में सैंपल लेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन से हो सकते हैं? ADAT हो सकता है, सोडियम पिपेरिन, या इससे भी बहुत सारे प्रकार के कोई भी ADAT कोई भी एंटीकोगुलेंट हो सकता है। जब कभी भी हमें सीरम लेना है तो हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल को एक प्लेन वाइल में लेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लेन वाइल में नीचे तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट, और ऊपर हमें क्या मिलेगा? सीरम। ठीक है, तो प्लेन वाइल में जब भी हम ब्लड का सैंपल लेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सीरम। और नीचे क्या मिलता है? ब्लड क्या हो जाता है? फ्लो। ठीक है, और जब कभी हमें प्लाज्मा प्राप्त करना है तो हम कौन से वाइल में सैंपल लेंगे? एंटीकोगुलेंट वाइल। मान लो ADT, तो हमें क्या मिलेगा? नीचे तो मिलेगी सेल्स और ऊपर मिलेगा प्लाज्मा। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि हमें सीरम प्राप्त करना है तो कौन सी ट्यूब में सैंपल लेंगे, तो क्या बोलेंगे? प्लेन वाइल में। और प्लाज्मा लेना है तो एंटीकोगुलेंट वाइल। ये इसका बेसिक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो जो प्लाज्मा होता है वो कितना? 55%, और सेल होती 45%। इस बेसिस पे प्लाज्मा सीरम में डिफरेंस है, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच डजंट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, सीरम ब्लड का वे भाग होते हैं जिनमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक, जो हम यहाँ सीरम प्राप्त करें, ये मुझे सीरम मिला है, इसमें क्या नहीं होगा? क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होगा। ठीक है, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होंगे वो एब्सेंट होंगे। क्यों एब्सेंट होंगे? क्योंकि सारे क्लोटिंग फैक्टर कहाँ चले गए? ब्लड को क्लॉट करने। ठीक है, जबकि जो प्लाज्मा जो हम प्राप्त करते हैं इसके अंदर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होंगे? परसेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया। फर्स्ट, सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच इज डजंट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर, जबकि प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन क्लोटिंग फैक्टर। ठीक, क्लियर? सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो गए, क्योंकि सारे क्लोटिंग फैक्टर कहाँ पे चले गए? ब्लड को क्लोट करने में इस्तेमाल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्लोटिंग फैक्टर थे सारे कहाँ चले गए? सेल को क्लोट करने में, क्योंकि प्लाज्मा में ब्लड क्लोट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या मिलाया हुआ है? एंटीकोगुलेंट। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? सीरम में क्या होता है? फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट। फाइब्रिनोजन क्या होता है? प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या काम करता है? ब्लड को क्लोट करने में काम आता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो सीरम जब हम प्लेन वाइल में ब्लड लेंगे तो वहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? क्लोट हो जाता है। तो क्लोट होने में किसकी भूमिका होती है? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन की। ठीक है, तो सीरम में हमें फाइब्रिनोजन अनुपस्थित होगा या एब्सेंट होगा, क्योंकि वो कहाँ पे चला जाएगा? ब्लड को क्लोट होने में। जबकि प्लाज्मा में किसी प्रकार का ब्लड क्लोट नहीं होगा, इसलिए प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन परसेंट हो। ठीक, तो दो डिफरेंस हो गए। फर्स्ट, तो जितने भी प्रोटीन फैक्टर होते हैं वो सीरम में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि सारे प्रोटीन फैक्टर कहाँ पे आ जाते हैं? ब्लड को क्लोट करने में। जबकि प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता, इसलिए प्लाज्मा में प्रोटीन फैक्टर प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है फाइब्रिनोजन एब्सेंट,
और सीरम में फाइब्रिनोजन ऑप्शन होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन कहाँ पे चला जाता है, ब्लड को क्लोट करने, इसका मतलब कि प्लाज्मा में ब्लड क्लोट नहीं होता। ठीक है। सेकंड थर्ड डिफरेंस क्या होता है, सीरम कंटेन 90% ऑफ वाटर। जो हमें ये सीरम मिल रहा है, ठीक है, जो हमें ये सीरम मिल रहा है, इसमें 90% क्या होता है, वाटर। नीचे क्लोट को हटा दें, ऊपर जो सीरम मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उस, मान लो 100% अपन को कितना क्या मिल रहा है, सीरम मिल रहा है ऊपर, ये जितना मिल रहा है इसका 90% क्या होता है, वाटर। ठीक। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे। जबकि प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा हमें मिल रहा है, इसमें कितना वाटर होता है, 92 से 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस हो गया, जो हमें सीरम मिल रहा है, सीरम में 90, जो सीरम होता है वो 90% किसका बना होता है, वाटर का। जबकि प्लाज्मा में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 92 से 95%। तीन डिफरेंस हो गए सीरम और प्लाज्मा में। चौथा डिफरेंस है, वॉल्यूम ऑफ द सीरम इज लेस देन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमें सीरम मिलेगा, ठीक है, मान लो एक एंटीकोगुलेंट वायल है, ये एक प्लेन वायल है, और एक एंटीकोगुलेंट वायल है। ठीक है। दोनों में हमने 2 ml ब्लड लिया, इसमें भी 2 ml ब्लड लिया। दोनों को जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, मान लो 3000 RPM पर हमने सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है। दोनों में 2 ml ब्लड है। ठीक। जो हमें सीरम मिलेगा, मान लो एंटीकोगुलेंट वायल में हमें कितना मिलेगा, प्लाज्मा 55%। लेकिन जब जो सीरम मिलेगा उसकी मात्रा 55% नहीं होगी, वो थोड़ा इससे कम होगा, कितना भी कम हो, लेकिन 55% नहीं होगा, वो मान लो 50% या 52% होगा। ठीक। तो नेक्स्ट डिफरेंस हो गया, जो भी हमें सीरम मिलता है उसकी मात्रा प्लाज्मा से कम होती है। ठीक है, समझिए। मतलब मान लो 2 ml ब्लड इधर भी, 2 ml ब्लड इधर भी, लेकिन जो इनको सेंट्रीफ्यूज करते तो हमें सीरम हमेशा कम मिलेगा, किसकी तुलना में, प्लाज्मा की तुलना में। ठीक है। चौथा डिफरेंस ये हो गया। चौथा डिफरेंस है, सॉरी पाँचवा, जब जब कभी भी हमें सीरम प्राप्त करना है, कोई भी टेस्ट लगाने से हमें सीरम लेना है, तो हमें उसको सेपरेशन के लिए किसी प्रकार की एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको पता है, हम कौन सी सीरम प्राप्त करना है तो हमें कौन सी वायल लेगा, तो प्लेन वायल ले रहा है, और प्लेन वायल में किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। ठीक। और जब प्लाज्मा प्राप्त करना है तो हमें कौन सी वायल लेनी, EDT वायल या ऐसी वायल लेनी जिसको एंटीकोगुलेंट से कोटेड है। तो ठीक, तो उसके लिए हमें प्लाज्मा प्राप्त करने के हमें एंटीकोगुलेंट वायल लेनी पड़ेगी। पाँचवा डिफरेंस ये हो गया कि नो एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम फ्रॉम ब्लड। ब्लड से सीरम सेपरेट करने के लिए किसी भी प्रकार की एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम किस प्रकार की ट्यूब लेते हैं, प्लेन ट्यूब। ठीक है। जबकि एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फॉर ब्लड लाइक EDT। अगर हमें ब्लड से प्लाज्मा प्राप्त करना है तो हमें एंटीकोगुलेंट वायल की आवश्यकता होगी, जैसे कि EDT वायल। ठीक। जब कभी भी हमें प्लाज्मा प्राप्त करना है तो हमें ब्लड को कौन सी वायल में लेना है, एंटीकोगुलेंट वायल में। और जब कभी भी हमें ब्लड से सीरम प्राप्त करना है तो ब्लड को कौन सी वायल में लेना है, प्लेन वायल में ले सकते हैं। तो फिफ्थ डिफरेंस ये हो गया। ठीक। सिक्स्थ डिफरेंस है, serum is used for biochemical and serological test, while plasma is used for population test like PT, APTT, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हमें अगर हमने सीरम प्राप्त किया है, ब्लड से हमने सीरम प्राप्त किया, तो हम किस प्रकार उसका उपयोग ले सकते हैं, तो हम इस सीरम से हम बायोकेमिकल टेस्ट एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट जैसे RFT, KFT ये हो गया। ठीक है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट हम इससे सीरम से लगा सकते हैं। जबकि प्लाज्मा से हम कोगुलेशन टेस्ट जैसे PT, FPTT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और तथा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टेस्ट हम प्लाज्मा से लगा सकते हैं। ठीक। तो पाँच प्रकार के डिफरेंस है सीरम एंड प्लाज्मा में।
सीरम ब्लड का वे भाग होता है जिनमें क्लोटिंग फैक्टर उपस्थित नहीं होता है। क्यों उपस्थित नहीं होता है? क्योंकि सारे क्लोटिंग फैक्टर कहाँ चले जाता है? ब्लड को क्लोट करने में। जबकि प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड वाइल कंटेन क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में किसी प्रकार का ब्लड क्लोट नहीं होता है, क्योंकि जो हम वाइल ले रहे हैं वो इसमें क्या है? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देते। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि सीरम में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। इस सीरम में हमेशा फाइब्रिनोजन एब्सेंट होगा। अगर सीरम में आप बोल रहे हैं फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। ठीक है। तो सीरम में हमेशा फाइब्रिनोजन इज एब्सेंट, क्योंकि फाइब्रिनोजन भी कहाँ चला जाता है? ब्लड को क्लोट करने में। ठीक है। क्योंकि सीरम में ब्लड क्लोट होगा तो क्लोट किसके कारण होगा? फाइब्रिनोजन के कारण। तो फाइब्रिनोजन के कारण ब्लड क्लोट हो गया तो सीरम में फाइब्रिनोजन एब्सेंट होगा। जबकि फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का ब्लड क्लोट नहीं होता। ठीक। थर्ड डिफरेंस है सीरम कंटेन 90% ऑफ वाटर, प्लाज्मा कंटेन 92 to 95% ऑफ वाटर। ठीक है। जो भी हमें सीरम प्राप्त हो रहा है, मान लो 10 ml हमें क्या प्राप्त हुआ? सीरम। मान लो 10 ml हमें सीरम प्राप्त हुआ तो उसमें वाटर कितना होगा? उसका 10 ml का 90%, 9 ml क्या होगा? सीरप। जबकि 1 ml में क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। लेकिन जब हम ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना वाटर होगा? 92 से 95% वाटर होगा। बस कितना याद रखना, सीरम सीरम के मुकाबले प्लाज्मा में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। चौथा डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सीरम इज लेस देन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? वही कि जब भी हम सेम क्वांटिटी में ब्लड लेंगे और उन्हें सेंट्रीफ्यूज करेंगे एक प्लेन वाइल में और एंटीकोगुलेंट वाइल में, तो हमें जो सीरम प्राप्त होगा वो प्लाज्मा की तुलना में थोड़ा कम प्राप्त होगा। ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। पाँचवा पॉइंट है नो एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सीरम फ्रॉम ब्लड। हमें अगर ब्लड से सीरम सेपरेट करना है तो किसी भी प्रकार की एंटीकोगुलेंट जैसे कि ईडीटी, सोडियम हिपेरिन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। इसलिए हम सैंपल किसमें लिया? प्लेन ट्यूब में। अगर प्लाज्मा में सेपरेट करते हैं तो एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होगी। एंटीकोगुलेंट क्या करेगा? ब्लड को क्लोट होने से बचाएगा। ठीक है। ब्लड क्लोट नहीं होगा तो हमें वहाँ ब्लड से प्लाज्मा प्राप्त हो जाएगा। ठीक। सिक्स तो लास्ट डिफरेंस है ये सीरम और प्लाज्मा यूज़ का होता है। सीरम का यूज़ होता है बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट है उसमें, और सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजी के जितने भी टेस्ट है उसमें। जबकि प्लाज्मा यूज़ होता है कोगुलेशन टेस्ट जैसे पीटी, प्रोथर्मिन टाइम, एपीटीटी एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पीटी एपीटीटी में क्यों यूज़ होता है प्लाज्मा का? क्योंकि सीरम में तो ये क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे। सीरम में क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे तो हमें पीटी और एपीटीटी दोनों कौन से टेस्ट है? कोगुलेशन टेस्ट। हमें अगर कोगुलेशन टेस्ट देखना करना है तो वो किससे, हमेशा किससे करेंगे? प्लाज्मा से, क्योंकि सीरम में कोगुलेशन फैक्टर अनुपस्थित होगा जिससे टेस्ट नहीं लगा सकते और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में इसका यूज़ होता है।